अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना की वबा से नबर्द आजमा है। हालात दिन ब दिन तेजी से तब्दील और संगीन होते जा रहे हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान इस वबा से पाकिस्तान में जो मुतासिर अफराद की तादाद है वो तकरीबन 30,000 से तजावुज कर चुकी है और ये नंबर गुज़श्ता 10 रोज के दौरान तशवीशनाक हद तक जो है वो बढ़ा है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 1 मई को पाकिस्तान में सिर्फ 18,000 केसेस थे जो अब बढ़कर 31,000 हो चुके हैं। यानी गुज़श्ता 10 दिनों में औसतन रोजाना की बुनियाद पर 1200 अफराद जो हैं 1200 नए केसेस वो सामने आ रहे हैं और अब तक 1 मई से तकरीबन 12,000 नए केसेस सामने आ चुके हैं जो कुल केसेस का 41% है। जबकि अमवात के आदाद शुमार अगर देखे जाएं तो 1 मई तक पाकिस्तान में तकरीबन 417 अमवात हो चुकी थी, लेकिन गुज़श्ता 10 दिनों में तकरीबन 250 अफराद इस वबा के हाथों जाम बाक हुए। यानी 10 दिनों में कोरोना की वबा से अमवात में 37% इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। ऐसे में वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कोरोना की वबा उरूज की तरफ बढ़ रही है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे हॉस्पिटल्स वो कितने तैयार हैं? क्या पाकिस्तान का शुबे सेहत इस चैलेंज का मुकाबला कर सकता है? क्या मुल्क में लॉकडाउन में नरमी का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ डॉक्टर्स बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि यह फैसला दुरुस्त नहीं है। क्या इस अहम तरीन मसले के दौरान मुल्क की सियासत का यकजा होना किसी तरह मुमकिन है? क्या हुकूमत और अपोजिशन कम अज कम इस मामले पर सियासत छोड़कर एक कौमी हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी सामने ला सकते हैं? इन अहम तरीन सवालात के जवाब खोजने के लिए आज पहली बार वो भी अपोजिशन के पुरजोर इसरार पर हुकूमत ने 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा कौमी असम्बली का इजलास बुलाया और कोरोना से लड़ने से मुतालिक अपनी पॉलिसी से मुतालिक मुल्क की सियासी क़यादत को आगाह करने की कोशिश की। तवक्को के ऐन मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास उतना ही जारहाना रहा जिसकी उम्मीद थी। गो के वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत सेहत का कलमदान भी रखते हैं, ताहम उन्होंने पार्लियामेंट में आकर इस हवाले से बात करने से गुरेज किया और मौन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी मुंतखब रुकन ना होने की वजह से लॉबी में बैठकर पार्लिमानी कार्रवाई देखने पर मजबूर थे। इसी तरह अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज तक इस इजलास में शिरकत को तैयार थे, ताहम आज उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई और डॉक्टर्स की हिदायत पर उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत ना करने का फैसला किया। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना टेस्टिंग में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने संगीन इल्जाम लगाया कि हुकूमत हकीकी आदादो शुमार को छुपा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो के मुताबिक टेस्टिंग में इजाफे का क्रेडिट सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें जवाब में गालियां मिल रही हैं। जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो ओवर 20,000 टेस्ट पर डे की पहुंच चुकी है। मैं एतराफ करूंगा, बरमला एतराफ करूंगा कि ये फिगर नाकाफी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी जो है 20,000 है। मैं फिर रिकॉल करवाना चाहता कि कमेटी में हमें बताया गया 2 हफ्ते पहले 50,000 जो है टेस्टिंग डेली स्टार्ट हो जाएगी। आज 15 दिन के बाद वजीर खारजा फरमा रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी 20,000 की है। ये फिगर्स जो है इनको सप्रेस किया जा रहा है। वजीर खारजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान का टेस्टिंग कैपेसिटी रीजन में सबसे ज्यादा है। इस बात की क्रेडिट जनाब स्पीकर साहब सबसे ज्यादा सिंध हुकूमत को जाती है। सबसे कम टेस्टिंग कैपेसिटी है, उस सूबा में सबसे ज्यादा शराय अमवात भी हुआ है और उस सूबा का नाम है खैबर पख्तूनख्वा, जहां आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सीएम मुराद अली शाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। आज मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का भी ऐलान हुआ और इस मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस भी हुई। अपोजिशन के बकौल हुकूमत के लॉकडाउन से मुतालिक मौक़िफ़ में सिवाय कंफ्यूजन के कुछ नहीं, जबकि लॉकडाउन में नरमी के नताइज जो हैं वो भयानक साबित हो सकते हैं। Can Pakistan and the economy of Pakistan afford a prolonged lockdown? The answer is no. सिंध में लॉकडाउन जो कहते हैं वो उस तरह से मौसर नहीं हो सका जिस तरह वो चाहते थे। को सामने रखते हुए जनाबे वाला हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाक की हुकूमत ने मशावरत के साथ ईज करने की कोशिश की। यह कहा जाता है कि हमसे मशवरा नहीं किया, गलत है। 100 केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन,
31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। ये क्या पॉलिसी? कोई इस पॉलिसी को डिफाइन कर दे स्वाए एक लफ्ज है कंफ्यूजन, या यहां पे लॉकडाउन है या लॉकडाउन नहीं है। ये बीच में जो स्मार्ट लॉकडाउन और दूसरी लॉकडाउन की जो इख्तरा निकाली जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका वजीर आजम खुद कहता है कि लॉकडाउन की वजह से हमने अपने अवाम का जिंदगी बचाया है। अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन करना है, अगर वजीर आजम ने लॉकडाउन उठाना है, अगर वजीर आजम ने स्मार्ट लॉकडाउन, डम लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन रखना है तो वो उसका फैसला है, करे जो आपने करना है। लेकिन हर फैसला का कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर पाकिस्तान का लॉकडाउन ईज हुआ है तो हम सब जानते हैं कि केसेस का तादाद भी बढ़ेंगे, हमारे शराय-ए-अमवात भी बढ़ेगा, और उसको कॉम्बैट करने के लिए, उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमतों को अब ज्यादा मदद की जरूरत है। इस इजलास में हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान निचले तबके की माली मुआवनत करने के दावे भी किए और खूब क्रेडिट भी लिया, लेकिन अपोजिशन के मुताबिक हुकूमत ने इस मामले में भी डंडी मारी है और पुरानी इमदाद को नए रिलीफ पैकेज का नाम दिया। आज मैं सूबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तशवीश होती है कि हमने एक कार्ड खेलना है और वो नेशनल कार्ड है, वो पाकिस्तानी कार्ड है। सिंध कार्ड या कोई कार्ड आज पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वजीर खारजा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि सिंध कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हम कर लेंगे। अगर सिंध ने इंतजामात किए, एक जंग का आगाज किया कोरोना के खिलाफ, सारा वफाक उनके ऊपर और बाकी सियासी अनासर जो है पीटीआई के उनके ऊपर टूट पड़े। अगर आप वफाकी हुकूमत के वजीर पीटीआई के नुमाइंदे के बयानात फरवरी 26 से लेके आज तक उठा के निकाले, उसका एनालिसिस करे तो 90% सूबाई सिंध, मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपके बयानात आए। आगे जाके भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। इस वबा के बाद जितना भी आपने हमें गालियां देना है दे दे, जितना आपने हमारा किरदार कशी करना है आप वैसे हमेशा करते हो तो करे। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान एक जंग की तरह इस वबा का मुकाबला कर रहा है तो हमारा वजीर आजम गायब है, हमारा वजीर आजम कंफ्यूज्ड है और हमारा वजीर आजम अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। इस इजलास को बुलाने के लिए शदीद बहस व मुबाहिसे हुए, बयानात के तबादले हुए। उम्मीद यह थी कि आज होने वाले इस इजलास से कौमी यकजहती और कौमी इत्तेफाक राय का पैगाम सामने आएगा, लेकिन आगाज में हुकूमती कैंप की जानिब से सूबाई तासुब और सिंध कार्ड के इस्तेमाल की इल्जाम तराशी ने इस उम्मीद पर एक बार फिर पानी फेर दिया। एक तासुर मिला कि सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, पहले हमने एक फेडरल लेवल पर एक प्रोग्राम का आगाज किया, आबादी के तनासुब को सामने रखे तो सिंध की आबादी के तनासुब से हिस्सा सिंध को ज्यादा दिया गया है। सिंध में इस वक्त तक एज ऑन द 10th of May सिंध के लोगों को 26 अरब रुपया कैश असिस्टेंस एहसास के जरिए पहुंच चुकी है। इकोनॉमिक स्टिमुलस, इस हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया। 1.2 ट्रिलियन रुपीस का इकोनॉमिक स्टिमुलस कौम के सामने रखा गया। वजीर खारजा ने बड़े फख्र के साथ एक स्टिमुलस का जिक्र किया। मेरा ख्याल है 1.2 ट्रिलियन जो है उसकी अमाउंट बताई। वो स्टिमुलस जो है, पैसा जो है एक्चुअली डिश आउट नहीं किया गया। जरा गौर फरमा लें उसके ऊपर। जो ऑलरेडी बजटेड अमाउंट है वो बांटी गई हैं एक नए लेबल के साथ। मटेरियल वही है, बोतल वही है, कोई लेबल जो है इसकी लाइफ बॉय की जगह डिटोल का लगा दिया। और हम भी खुश हुए थे जब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि 12 अरब रुपया का रिलीफ पैकेज। लेकिन जब हम उस पैकेज की डिटेल्स में जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि वहां भी ये हुकूमत, वहां भी पीटीआई, कैसे मैं ये कहूं, सही नीयत के साथ काम नहीं कर रही। वो उस अरबों रुपए की पैकेज में जो सूबाई हुकूमत प्रोक्योरमेंट करती है वीट का सालों साल, वो भी डाला गया। रिलीफ के नाम पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के थ्रू जो पैसा दिया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब तो याद रखता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, अपना नौजवानी भी इस जमात में गुजारा,
वजारतें भी हासिल की। अफसोस की बात है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम नहीं ले सकता। जब से कोरोना की वबा आई है, मुल्क में 18वीं तरमीम और कौमी मालियाती कमीशन की बहस भी एक बार फिर छिड़ गई है और आज के इजलास में भी इस पर बात हुई। अपोजिशन इस मामले में लचक दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मिलने वाले सेहत का बजट भी इस बहरान से निमटने के लिए कम पड़ रहा है और विफाक से मजीद मदद का मुतालबा किया जा रहा है। 18th अमेंडमेंट ने सूबाई खुद मुख्तारी का इशू जो है सेटल किया। आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी जो चीजें जो है कंसेंसस के साथ जो है सेटल हों, उनको कंसेंसस से तो खोला जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह की नीयतों के साथ नहीं खोला जा सकता। मामला जो है इनएप्टीट्यूड का है, मामला जो है वो नाकामी का है, नाअहली का है, मामला नॉन सीरियसनेस का है और क्राइसिस जो है ये 18वीं तरमीम की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद और NSC अवार्ड के बाद सूबे को ज्यादा वसाइल मिले हैं, लेकिन हर सूबा का जो 1 साल का हेल्थ बजट है, वो 1 साल का हेल्थ बजट इस वबा का मुकाबले करने के लिए काफी नहीं होगा। एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस क्राइसिस के दौरान जब पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि हम आपका मदद नहीं करेंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम अपने लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अवाम की जिंदगी और सेहत बचाने के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी है। ओपोजिशन की जानिब से एक बार फिर हुकूमत को इस मामले पर ताउन की पेशकश की गई और बकौल बिलावल भुट्टो वो हुकूमत से नहीं कोरोना से लड़ना चाहते हैं। आप समझते हो कि हम सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? आप हमें बता दें। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो भी आपकी CBMs होंगे मानने को तैयार है। हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। अगर हमें मदद चाहिए, अगर हमें आपका साथ चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे अवाम का जान और सेहत खतरा में है। लेकिन उनके इस खिताब के बाद ट्रेजरी बेंचेस से वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपनी तकरीर का आगाज किया और वो अपोजिशन रहनुमा जो है उसके बाद असेंबली हॉल से बाहर चले गए। ये इजलास कितना सूदमंद साबित होगा ये कहना तो अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन बहुत से वज़रा ऐसे भी थे जो आज तक जो है इस इजलास के मुखालिफ रहे, क्योंकि उनके बकौल बहुत से अरकान और अमले के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उस पर उन्होंने इजलास में भी शिरकत नहीं की और वीडियो लिंक पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी जो हैं उनमें शामिल हैं, वो वीडियो लिंक पर सेशन के हामी हैं, जबकि अपोजिशन के दबाव में आकर पार्लिमानी कमेटी ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया। यह मौक़िफ़ है फवाद चौधरी का। इस इजलास को बुलाने ना बुलाने की बहस और इस इजलास में होने वाली बहस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि आज इजलास तो हुआ, अपोजिशन के लोग भी आए, हुकूमत के लोग भी आए, इस डिबेट में बाद में जाते हैं कि ये इजलास होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज भी देखा यह गया कि ना कोई कौमी स्ट्रैटेजी, ना कोई हिकमत अमली, वही सियासत आपकी जानिब से भी हुई, इस जानिब से भी हुई। तो ऐसे हालात में फिर इतने बड़े इजलास का और फ़ायदा क्या कि सबको खतरे में सबकी जानें डालकर इजलास कराया जाए जब उसका कोई नतीजा ही ना निकले? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए आदिल, बात यह है कि दुनिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फंक्शन नहीं करती हैं जैसे हमारे यहाँ होता है कि सब बगैर तैयारी के बस ऐसे ही शुगर मेले के लिए चले जाते हैं। ना कोई हम बैकग्राउंड चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं, ना कोई या तो देखे ना, आप कौमी असम्बली का आपने इजलास बुलाया है, आज आपको ये चाहिए था कि उस इजलास को अगर आपने इतना बड़ा रिस्क लेके बुलाया ही है, आप उसको पूरे हाउस को कमेटी डिक्लेयर करते और जो टॉप पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाते और पहले आप इजलास शुरू करते MNAs को ब्रीफिंग से कि ये कोरोना क्या है, इसका जीनोम क्या है, पाकिस्तान के अंदर इसकी साख्त क्या है, चाइना से ये शुरू हुआ है, वैक्सीन दुनिया में इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है, दवाई किस स्टेज के ऊपर है। उसके बाद आप आज पूरा दिन इसके ऊपर लगाते हैं। पूरे जो पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट हैं हमें कहते हैं हम आपको यूनिवर्सिटीज के इधर से करते, हमें इंटरनेशनल साइंटिस्ट जो हैं उनको हम वीडियो लिंक पे जोड़ते और एक इन्फॉर्म करते सबसे पहले जो MNA साहिबान हैं कि ये मामला है क्या और ये जो सारा सिलसिला चल रहा है इसके पीछे
जो चीजें हैं वो हैं क्या, उसके बाद आप उसके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन करते हुए बात होती। हमारे यहाँ तो ये इजलास भी ऐसे ही देखें, शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने PMLN ने जिद की थी कि ये इजलास होना चाहिए, वो खुद ही नहीं आए। और उसके बाद आप लेवल देखें स्पीचेस का, ये इसी वजह से फिर लोग जो है वो समझना शुरू हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या फायदा है। हालांकि जमहूरियत ही इस चीज का नाम है जहां पे मुख्तलिफ ओपिनियंस आ सकें, एक डिसीजन मेकिंग हो सके। डिसीजन मेकिंग में कॉमन सेंस आती है, पूरा जो मुल्क से लोग जमा हुए हैं उनकी एक सेंस आती है, लेकिन इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। सो मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ, इस तरह के इजलास का क्या फायदा। अच्छा चौधरी साहब, इसमें देखें इख्तिलाफ जो है वो इससे भी है जिस तरह से इस इजलास को कंडक्ट किया गया, एजेंडा किसने सेट किया जिस तरह था, तो कम से कम एक लेवल पर कुछ ना कुछ एडवाइस होनी चाहिए थे। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये आपके मुंह पे नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर ब्रीफिंग जो थी वो साइंस और टेक्नोलॉजी या वजीर सेहत तो चले, प्राइम मिनिस्टर खुद हैं या वजीर मुशीर साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मौजूद है, बड़ा प्रोएक्टिव वो काम कर रही है, उठ के फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने स्पीच करा दी। कोई तुक नहीं बन रही कि फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर साहब जो हैं वो कोरोना पे ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये कम से कम हुकूमत की साइड पे जो चीजें लैक करती हैं, वेयर दे वेंट रॉन्ग, उनको भी पॉइंट आउट करके ये चीजें मीटिंग्स में भी क्या आपने उठाई हैं सारी? असेंबली का मामला तय हुआ, ये एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर जो है वो एक आप समझिए कि पार्लिमानी कमेटी बनी। उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर ये चीजें आई। हमसे तो ना किसी ने पहले डिस्कशन की, ना ये पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, ना उन्होंने ये पूछा कि ये बीमारी है क्या, इसमें मसाइल क्या है। और देखिए फ्रैंकली मैं भी इसमें ब्रीफिंग का अहल नहीं हूँ, और फ्रैंकली हेल्थ मिनिस्टर भी कोई इतने वो वायरोलॉजिस्ट नहीं है। ये तो आपको पाकिस्तान के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर फैसल को बुलाना चाहिए, जो इसमें और बाकी वायरोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाना चाहिए, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर इकबाल, इन लोगों के साथ हमने जो है वो एक वैक्सीन के ऊपर कमेटी बनाई है, उनको बुलाना चाहिए, ताकि देखिए। और इसी तरह से जो डाउ है, इसी तरह से यूब मेडिकल है, इसी तरह से आगा खान है, ये जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो आए, वो आपको पहले इन्फॉर्म तो करें ना, ये मामला क्या है, वैक्सीन में कितनी देर लगेगी, ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। इन्फॉर्म डिस्कशन आप उस वक्त कर सकेंगे। ये थोड़ा ये वो फलाना बंदा आ गया जी, उसने वहां से तकरीर शुरू कर दी है, उसने वहां से तकरीर शुरू कर दी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है ही नहीं जिनकी डिमांड के ऊपर आपने इजलास बुलाया, वो खुद ही उन्होंने तशरीफ लाने की जहमत नहीं की है। सो मैं बड़ा ये फ्रैंकली मायूस होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हम पार्लियामेंट को किस तरह से रन करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। सो जाहिर है ये तो चीजें हैं जिनके ऊपर हुकूमत को, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि ये इस तरह तो नहीं है कि हम कैजुअल आके गपशप लगा के चले गए। लोगों का टैक्स पेयर मनी है, लोग भी आपसे तवक्को कर रहे होते हैं, मीडिया तवक्को कर रहे होता है, कोई सब्सटेंटिव चीज बात आएगी, फिर उसके बाद लड़ाइयां बढ़ाइयां कर करा के अल्लाह खैर से। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आपने बातें कि जिस तरह पार्लियामेंट को फंक्शन करना चाहिए, जिस तरह से चीज़ें रन करनी चाहिए, और आवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो सही जगह पे खर्च करना चाहिए, अच्छी तरह खर्च करना चाहिए, यही चीज़ें हमने इंतखाबात से पहले PTI के स्लोगन्स में देखी, स्पीचेस में देखी। अब 2 साल गुजरने के बाद अगर आप जैसा ऑप्टिमिस्टिक वजीर जो है वो खुलकर, और आपने हमेशा खुलकर बात की है, अगर वो ये कह रहा है तो उसकी वजह क्या है? क्या चीज़ें राइट ट्रैक पर नहीं है, या राइट ट्रैक पर डालने में ऑब्स्टिकल्स इतने हैं सिस्टम में हमारे कि कोई भी पार्टी आएगी और चेंज करना चाहेगी, उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी? नहीं, ऑब्स्टिकल्स तो बहुत है, और ऑब्स्टिकल्स में तो देखें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि जो सिविल इदारे हैं उनमें फ्रैंकली कोई जान नहीं है, और जब तक आपके साथ फौज के इदारे साथ खड़े ना हों, बस सिविल इदारे उनकी फंक्शनैलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि सिविल इदारों को हमने जो रिफॉर्म्स हमें लाने चाहिए, जो हमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए, वो जो है वो ला नहीं पा रहे। और फ्रैंकली ये सोच आमतौर के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, इमरान खान जब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी के स्ट्रक्चर्स की हमेशा बात करते हैं, और मुझे एग्जैक्टली पता है प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू एग्जैक्टली यही है, बट जब आप हुकूमत में होते हैं फ्रैंकली आप स्ट्रक्चर्स नहीं कर सकते। आपको तो रोजाना की फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, किसी दिन कोरोना आ गया, किसी दिन डॉलर नीचे चला गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया।
आप जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आप देखिए, उनका सवाल इसके कि हम किस तरह से अपना जो डायनेस्टी है वो दूसरों को पास ऑन करें, तीसरा और कोई उनका प्रायोरिटी नहीं है। सो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम को जो चैलेंज है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ, वो फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। और मीडिया को इसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा गौर करे कि इसके ऊपर जरूर बहस इनिशिएट होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रांग होना, जमहूरियत हो ही नहीं सकती अगर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं है। अगर वहां पे हेरिडिटरी सिस्टम्स हैं, वहां के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन दैट सेंस एग्जिस्ट नहीं ना करती। हम तो लीडर के इर्द गिर्द घूमते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो कोई नहीं है, ना ही किसी की कोई उस तरह की जो है वो आइडियोलॉजिकल पार्टी का मामला है, उस तरह की आइडियोलॉजिकल हमारे यहाँ डिवीजन राइट लेफ्ट वाली वो तो खत्म हो गई है। सो गवर्नेंस के ऊपर किसके क्या आइडियाज हैं, कौन किस तरह से चलना चाहता है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की हायरार्की क्या होनी चाहिए, दीज आर द इश्यूज। इसी के साथ साथ जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं, सो मीडिया शुड फोकस ऑन दैट ताकि पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर आए ये काम करने। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए, साइंस और टेक्नोलॉजी, आप चूंकि वजीर भी हैं और बाज़ ऐसे फैसले हैं कि आप उसके बड़े स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं, चाहे वो रवैत हलाल हो, इस्लामी कैलेंडर हो, कि साइंस की बुनियाद पर अभी ये फैसले होने चाहिए। जो कोरोना के फैसले हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी भी WHO के आज की प्रोजेक्शन ये है कि जुलाई के वस्त में पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख तक जा सकती है। अभी तक हमने अपनी पीक देखी नहीं है। तो ऐसे में फिर लॉकडाउन ईज ऑफ करना, और आपको पता है लॉकडाउन ईज ऑफ करने का लिटरली लोगों ने मतलब ये ले लिया कि सब कुछ बस अभी खैर खैरियत हो गई है। सड़कों पे आप लोग देख लें, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्यों फिर साइंस और टेक्नोलॉजी को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही? और ये फैसले उसकी बुनियाद, चाहिए तो ये कि साइंस की बुनियाद पर हो, डॉक्टर्स ये सारे फैसले करें, ऐसा होता दिख रहा नहीं है यहाँ पर। नहीं, मैं आपको बताऊं कि NCOC जो एक इदारा है, वहां पर तो काफी, आई डोंट नो आपको अभी तक जो है वहां पे इनवाइट हुए हैं या अगर नहीं हुए तो आप मेरे ख्याल है इस 1-2-4 दिनों में आपको भी इनवाइट वो करेंगे। वहां पर तो काफी डिबेट होती है और इनपुट आता है। वहाँ NIH का भी इनपुट आता है, वहाँ पर जो हेल्थ के हैं उनका भी इनपुट आता है, जो बाकी लोग हैं उनका भी इनपुट आता है। वहाँ पे वो फैसले का जो है काफी वहाँ पे डिबेट होते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं, और चारों सूबे भी वहाँ रिप्रेजेंटेड है। ये जो लॉकडाउन और एंटी लॉकडाउन का मामला है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। तो आप 1.5 साल तक तो आप लॉकडाउन तो नहीं कर सकते हैं, लिहाजा आप एक कंप्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे कुछ इकोनॉमी का पहिया भी चले और जहां पे सेहत भी जो है वो बच जाए। और तमाम मुल्कों को ये चैलेंज है। पाकिस्तान हैज एक्चुअली डन रादर वेल बाकी मुल्कों के मुकाबले में, और इस रीजन में ही अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी भी रही है, इस रीजन में भी उतना अभी नुकसान नहीं हुआ। और ये जो 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिटिकल केस कितने होते हैं। मई में जो इनिशियल हमारा एस्टिमेट था वो ये था कि 2500 लोगों की डेथ होगी और शायद चंद हजार लोग, कई हजार लोग जो है वो क्रिटिकल होंगे। वो डाटा जो है वो नहीं आया यहाँ पे। एक्चुअली डेथ्स जो है वो बहुत कम हुई, 400 450 के ऊपर जो है वो हुई। और जो हमारा क्रिटिकल था, अभी इस वक्त 40 लोग जो वेंटिलेटर पे है। सो हमारी जो डेथ रेशियो है और क्रिटिकल रेशियो है उसको देख के फैसले जो है वो किए जाते हैं। ओवरऑल तो शायद लोग जो है वो बेशक 2 लाख से भी ज्यादा होंगे बीमार। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ मजीद मामलात पर बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 5 दिनों में 257 के करीब डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो हैं उनको भी कोरोना वायरस का वो शिकार हो चुके हैं, जो बहुत बड़ा रेशो है। बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है डॉक्टर्स में भी। तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में जिस वक्त में इजाफा हो रहा है और जितनी तेज रफ्तारी से हो रहा है, ऐसे वक्त में हुकूमत लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर चुकी है। कारोबार खुल चुके हैं। आमतौर पर SOPs और या हिफाजती तदाबीर जिसे कहते हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। ऐसे में खदशा इस बात का है कि आने वाले दिनों में ये तादाद बतदरीज बढ़ती जाएगी। याद रहे कि सिर्फ 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सिर्फ 14,000 थी, जो अब 31,000 तक
जा पहुंचे हैं, यानी 2 हफ्तों में इस तादाद में तकरीबन दुगना इजाफा हो चुका है और गुज़श्ता 10 दिनों में औसतन 1200 अफराद रोजाना की बुनियाद पर इस वायरस से मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह गालिबन टेस्टिंग की शरह भी बढ़ाना है। लेकिन अहम बात यह है कि आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर सकती है और उसके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इन केसेस में कमी आएगी भी या नहीं, या ये बतदरीज 2 लाख से भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन इतना वाज़ेह है कि वैक्सीन की दरियाफ्त और मुकम्मल दस्तयाबी तक यह वबा मुकम्मल तौर पर दुनिया से खत्म नहीं हो सकेगी। सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत ने कोरोना वबा के फैलाव का गलत अंदाजा लगाया और क्या हुकूमत का यह दावा कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बाकी दुनिया से कम है दुरुस्त था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में कोरोना केसेस की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ चुका है। यह बात भी अहम है कि इटली और स्पेन जैसे मुमालिक जहां कोरोना की वबा बड़ी तेजी से फैली, गुज़श्ता 2 दिनों में वहां पर रोजाना की बुनियाद पर नए केसेस की तादाद अब पाकिस्तान से कम हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह भी अहम है कि क्या पाकिस्तान का निज़ाम सेहत कोरोना केसेस में इजाफे का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स के डेटा के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 1.5 लाख बेड्स मौजूद हैं। मौजूदा नंबर्स के मुताबिक जुलाई के वस्त तक कम से कम 50,000 मरीजों को सिर्फ कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिल करवाने की ज़रूरत होगी और अगले 2 माह में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कोरोना के लिए मुख्तस सहूलियात में 20,000 से ज़्यादा बेड्स का इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी ज़रूरी है कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में फैलते कोरोना वायरस के बायस क्या तिब्बी अमले की हिफाजत पर हुकूमत पूरी तवज्जो भी दे रही है। और अब तक तकरीबन 900 के करीब डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला जो है वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुका है। अब तक हिफाजती सामान की अदम दस्तयाब की शिकायत जो है वो अभी तक सामने आ रही हैं। सिर्फ गुज़श्ता 5 दिनों में तिब्बी शुबे से ताल्लुक रखने वाले 257 वर्कर्स मुतासिर हुए, जिसके बाद ये खदशात बढ़ रहे हैं कि अगर कोरोना के मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स में भी यह वबा तेजी से फैलती रही तो ये यकीनी तौर पर एक डबल चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, जिससे निमटना नामुमकिन भी हो सकता है। इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। PKLI के साबिक सरबराह जनाब डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े अलार्मिंग फिगर सामने आ रहे हैं, खुसूसन आगाज करेंगे जो पिछले 5 दिनों में तिब्बी अमला जो है, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस, पैरामेडिक्स भी शामिल हैं, 257 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। अब ये बहुत बड़ी तादाद अगर देखा जाए गुज़श्ता 5 दिनों में, उसकी वजह क्या है? अगर ये लोग मुकम्मल प्रोटेक्टेड हैं उसके बावजूद कोरोना से वो मुतासिर हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? या तो वो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड नहीं है या केसेस की तादाद बढ़ रही है, उनको टाइम ज्यादा हॉस्पिटल में गुजारना पड़ रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट और ये कितना अलार्मिंग है? देखिए, ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग है और उसकी रीज़न ये है कि अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही सफ़र करना शुरू कर देंगे, जो कि कुछ न कुछ लेवल पे तो वो करेंगे चूँकि वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में है, लेकिन मैं समझता हूँ ये नंबर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इसके 2 वजूहात हैं। एक ये कि जो हमारी कांस्टेंट रिक्वेस्ट के बावजूद कि हमारे कॉलीग्स को, जिनमें सिर्फ डॉक्टर्स ही शामिल नहीं हैं, उसमें नर्सेस, पैरामेडिक्स, वहाँ पे जो जेनिटर है, जो क्लीनिंग स्टाफ है, इन सब को आप बेस्ट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दें। और मैं नहीं समझता कि अभी तक वो किसी स्टैंडर्ड का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उनको मिला है। दूसरा, आपको समझना पड़ेगा कि हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट और ख़ास तौर पे जहाँ कोविड के नोन पेशेंट्स हैं, वहाँ पे जो वायरल लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक फैक्टर के कौन आदमी मुतासिर होगा, कौन आदमी मुतासिर नहीं होगा। तो मसलन अगर हवा में 50 वायरस हैं तो उसका एक रिस्क फैक्टर है, अगर 5 लाख वायरसेस हैं तो उसका एक डिफरेंट रिस्क फैक्टर है उन लोगों को जो उसके आसपास मौजूद है। तीसरा ये कि हमने अपने लोगों को ट्रेन भी सही तरह नहीं किया। अब मिसाल के तौर पे जो N95 की हम बात करते हैं, N95 वेस्टर्न वर्ल्ड में जब N95 लगाया जाता है तो उसका एक फ़िट टेस्ट करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली मास्क पहनते हैं कि भाई उसमें से हवा निकल रही होती है, N95 में एक्चुअली मास्क नहीं है, N95 एक रेस्पिरेटर है। और उसका मतलब ये होता है कि जब वो आप लगाते हैं तो वो उसकी इतनी टाइट सील होती है कि हवा उसके इर्द गिर्द से लीक ही नहीं कर सकती। वो उसकी रेस्पिरेटर की वॉल से निकलती है और वॉल से वापस आती है। तो इसीलिए इसका फिट टेस्ट
ये बताता है कि ये, तो उसकी भी कोई लोगों की ट्रेनिंग नहीं है। और टेक्निकली स्पीकिंग एक दाढ़ी वाला शख्स N95 पहन ही नहीं सकता, बिकॉज दाढ़ी वो सील नहीं होने देती। तो ये मैं एक मोटी बात आपको कर रहा हूँ कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर प्रोटेक्टेड नहीं है। फिर इसी तरह जैसे हम पहले भी ये बात बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि कोई भी जो मरीज़ किसी भी बीमारी के साथ, कोई हार्ट अटैक के साथ, किसी और चीज़ के साथ आया है, उसके माथे पे नहीं लिखा कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो अस्पताल के एनवायरनमेंट में हर आदमी को हमें इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि ये कोविड का मरीज़ है, और इसी तरह अपने बच्चों को और बच्चियों को बचाना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे इस वक्त। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने पॉइंट्स रेस किए हैं ये वाकई अगेन काफ़ी अलार्मिंग है, लेकिन गवर्नमेंट के पास 2-2.5 महीने अब गुजर चुके हैं, इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग्स वगैरह भी होती हैं। उससे तो नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि हॉस्पिटल्स हमारे अभी भी उसी तक नहीं तैयार। जिस तरह आपने कहा कि दाढ़ी पर N95 जो है वो उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, तो उसकी सोल्यूशन क्या है? क्या इन तमाम चीज़ों पर हमने गौर नहीं किया कि हॉस्पिटल के जो इन्वायरमेंट, हवा में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उस पर, क्योंकि WHO का ये कहना है कि जुलाई के वक्त तक खदशा ये है कि 2 लाख तक पाकिस्तान में केसेस पहुंच जाएंगे, हॉस्पिटल पे लोड भी बढ़ेगा। तो हॉस्पिटल ही अगर वेल इक्विप्ड नहीं है, उसकी वजह क्या है? क्या हम विलिंग नहीं है, या हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल्स को, तिब्बी अमले को इक्विप कर सकें? देखिए, मेरा ख्याल है इसकी मुझे जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो पुअर कोऑर्डिनेशन है। एक तरफ NDA में बड़ी मेहनत कर रही है और अपने तौर पे वो क्लेम करते हैं कि इतने सारे सप्लाई हमने यहाँ पहुँचा दी, वो कहते हैं हमने वो हॉस्पिटल को दे दिए। अब वो हॉस्पिटल में कहाँ जाता है? मैं देखता हूँ कि वहाँ जो भी मिनिस्टर्स वगैरह विज़िट करने आते हैं सब ने N95 लगाए हुए होते हैं, और वो जो बेचारा हॉस्पिटल का स्टाफ है वो रेगुलर सर्जिकल मास्क लगा के खड़ा होता है उनके पीछे पीछे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने फ्रंट लाइन सोल्जर्स को डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, आप ये भी देखें कि ये बच्चे बच्चियाँ बड़े मुश्किल हालात में, अगर आप आदिल 6 घंटे के लिए ज़रा N95 पहनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो उसके बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए जब चाइना में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने 12 घंटे की शिफ्टों को 8 घंटे और 8 घंटे की शिफ्टों को ICU में 4 से 6 घंटे कर दिया, क्योंकि ये एक बड़े डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो कुछ सेंसिटिविटी की कमी है कि लोग केयर ही नहीं करते कि ठीक है वो मरता है तो मरे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि रिसोर्सेज की भी कमी है, वर्ल्ड ओवर बड़ी रिसोर्सेज की कमी रही है। लेकिन मैं समझता हूँ अब तक हमें इस पर काबू पा लेना चाहिए था। अब मैंने सुना है कि कुछ वो ख़ुद अपने मास्क बना रहे हैं और अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रहे हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप है। और मैं समझता हूँ कि इसे हमें आज के दिन एज ऑफ टुनाइट इसको मज़ीद एड्रेस इस तरह से करना चाहिए कि खुदा न खास्ता अब इन्होंने जो लॉकडाउन खोला है तो मेरी हिसाब से अब शायद बीमारी और बढ़े उसकी वजह से। ये अभी लॉकडाउन खोलना इस पॉइंट पे जबकि मर्ज का ग्राफ ऊपर की तरफ अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चूंकि आपने उस जानिब इशारा भी कर दिया, WHO की जो लेटेस्ट उन्होंने प्रोजेक्शन जारी किया है पाकिस्तान के लिए जुलाई के वक्त तक, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इसी तरह ये चीज़ चलती रही तो 2 लाख केसेज। इसका मतलब ये कि हम जून भी नहीं जुलाई में जाके शायद हम पीक देख लें। ये तो काफी अलार्मिंग फिगर्स हैं। आगे ईद है, लॉकडाउन जो है वो काफी ईज ऑफ हो गया, आप सड़कों पे देख लें, और दुकानें वगैरह खुल गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इतना कॉन्सेप्ट का कोई ख्याल नहीं रख रहा, क्योंकि ईद की तैयारी सब ने करनी है, फिर ईद में भी सारे घुलेंगे मिलेंगे। क्या सिचुएशन मजीद खराब होने जा रही है खुदा न खास्ता? मेरी तो अंदाज़ा जो बज़ाहिर देखने से लगता है ऐसे ही है। 2 वजूहात हैं। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। समझना ये है कि ये जो मर्ज़ है इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग के। एक दूसरे से दूर रहो, अपने आप को दूर रखो। ये ईदें आएंगी इंशाअल्लाह, जैसे अब रमज़ान में हमने गुजार लिया बग़ैर मस्जिद में तरावी पढ़े बग़ैर, तो इंशाअल्लाह आगे भी। तो खुदा के वास्ते मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करें। ये कोई फ़र्ज़ी बीमारी नहीं है, ये रियल बीमारी है, और आपको या आपके लव्ड वन को या आपकी वजह से आपके ससेप्टेबल माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप को हो गया, तो आप सारी उम्र रिग्रेट करेंगे कि आपने क्यों एहतियात नहीं की। ये ईदें आएंगी, ईदें जाएंगी। एक ईद अगर घर में भी गुजार ली, ईद की शॉपिंग नहीं की, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन खुदा के वास्ते, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जो लॉकडाउन खुला है, जबकि बीमारी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आप देख रहे हैं, और अभी ये जो बीमारी का बढ़ना है ये इस लॉकडाउन के खुलने की वजह से नहीं है। इसकी रिफ्लेक्शन आएगी आज से 7 से 10 दिन के बाद, जो कि हम जो सड़कों पे निकल आए हैं और शॉपिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है। देखिए, हमारा हमेशा से शुरू दिन से ये प्ली रही है कि
अभी कुछ अरसे सख्ती कर लें, आगे सुखी रहेंगे। अगर ये हमने नहीं किया तो ये जुलाई से भी आगे जा सकती है। देखिए वायरस का अपना एक बायोलॉजिकल बिहेवियर है और हम देख रहे थे कि हर जगह वो अब उसकी वो नीचे आना शुरू हो गया था। तो अगर हम थोड़ा सा सख्ती कर लेते तो शायद, मेरा प्रोजेक्शन ये थी कि मिड जून तक, अर्ली जून तक शायद इसका ज़ोर टूट के और ग्राफ ऊपर जाके और फिर उसने नीचे आना शुरू करना चाहिए था। उस पॉइंट पे स्लोली इन अ कंट्रोल फॉर्म लॉकडाउन खोलना चाहिए था। लेकिन अब एक हुकूमत फैसला ले चुकी है तो उसकी कामयाबी की और नाकामी की ज़िम्मेदारी हुकूमत की खुद होगी। लेकिन हमें जो एज अ सिटीज़न लोगों को वार्न करने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, थोड़ा सा एहतियात कर लें, ये चंद दिन हैं ये गुजर जाएंगे, थोड़ा कम खा लें, थोड़ा कम पहन लें, ईदें और भी आएंगी। लेकिन इस ईद में कोई ट्रेजिडी हो गई तो वो फिर हम सब भुगतेंगे उसको मिलके, और ये कोई बहुत डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। खुदा न ख्वास्ता ऐसे हो। डॉक्टर सईद अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, कोरोना को वायरस को काफ़ी करीब से वो देख रहे हैं, अपनी प्रोजेक्शंस भी वो कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में हालात मज़ीद जो हैं वो बिगड़ने का खदशा है। इसीलिए आवाम से उन्होंने भी अपील की, हम भी आपसे अपील करेंगे कि लॉकडाउन रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि वायरस का ख़तरा जो है वो किसी तरह कम हो गया है या लॉकडाउन ख़त्म हो गया। लॉकडाउन अपनी जगह पर मौजूद है। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से फासला जरूर रखिएगा और हाथ बिल्कुल ना मिलाइए एक दूसरे के साथ, गले ना मिलिए। ग्लव्स अगर आप पहन सकते हैं अच्छी बात है, मास्क का इस्तेमाल तो बार सूरत आपने यकीनी तौर पर करना होगा और कोशिश कीजिए कि घर से जितना कम आप निकल सकें वो हम सबके लिए बेहतर है। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लिए चलेंगे, वहाँ क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन जो है वो रिलैक्स हुआ है, अवाम क्या सोच रहे हैं वहाँ पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक जानिब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर कोरोना केसेस में इजाफे के तनाजुर में यह बहस जारी है कि क्या यह फैसला लेने में जल्दी की गई, तो दूसरी जानिब मुल्क में 2 माह के बाद आज बड़े पैमाने पर छोटे कारोबार खुले और कारोबारी तबके ने सुख का सांस लिया। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था, लेकिन सिंध में आज से छोटे कारोबार हफ्ते में 4 दिन के लिए खुले और दीगर सूबों में भी देखा यह गया कि काफी हद तक कारोबारी तबके के लिए लॉकडाउन जो है वो नर्म हो चुका है। तामीराती शुबे से ताल्लुक रखने वाले तमाम कारोबार समेत तकरीबन तमाम छोटी दुकानें और कारोबारों को काम करने की इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स फिलहाल बंद रहेंगे। अहम सवाल यह है कि लॉकडाउन में नरमी और कारोबार खोलने की मशरूत इजाजत दी गई थी। इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि अगर केसेस में इजाफा हुआ तो हुकूमत दोबारा लॉकडाउन में सख्ती कर सकती है, जिसका इन्हिसार कारोबारी तबके और अवाम की जानिब से चंद मखसूस SOPs पर अमल दरामद है जो हुकूमत की जानिब से तय की गई हैं और दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना लाजमी है। दुकान में मौजूद ग्राहकों की तादाद कितनी हो यह भी तय किया गया है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर जहां मुख्तलिफ शहरों में अचानक रश नजर आया, वहीं यह भी देखा गया कि इन SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब सवाल यह है कि इन SOPs पर अमल दरामद कैसे होगा? क्या सूबाई हुकूमतें यह काम करेगी या वजीर आजम की टाइगर फोर्स, जिसके बारे में कहा गया था कि हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के बायस टाइगर फोर्स को यह इजाफी जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो हुकूमत की मुआवनत करेंगे ताकि SOPs पर अमल दरामद किया जा सके। फिलहाल टाइगर फोर्स भी स्क्रीन पर कहीं नजर नहीं आ रही। मुल्क के बड़े शहरों में क्या सूरत हाल रही, सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। हम न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ सैयद आरफीन हमारे साथ मौजूद होंगे, हम न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ शिराज हसनात, पिशावर के ब्यूरो चीफ तारिक वहीद, जबकि मुल्तान के ब्यूरो चीफ आदिल निजामी भी हमारे साथ मौजूद है। आदिल, पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या सिचुएशन रही साउथ पंजाब में ओवरऑल? मुल्तान में शिकायत तो यही आ रही है वहीं से भी कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। आपसे सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जिस तरह आपने खुद ही बताया कि तकरीबन 2 माह बाद जो है छोटी बड़े जो मॉल्स हैं, छोटी बड़ी जो शॉप्स हैं वो आज खुली और 4 दिन के लिए खोलने का ऐलान किया गया। ईद में भी चंद रोज़ ही बाकी हैं, तो खरीदारों की कसीर तादाद ने बाज़ारों का रुख किया। मुल्तान शहर के, साउथ पंजाब के जितनी भी छोटी बड़ी मार्केट्स थी वो ओपन थी। हमने देखा ख़वातीन की, मर्दों की कसीर तादाद जो है वो कपड़ों की दुकानों में ज़्यादा दिखाई दी, जूतों की दुकानों में ज़्यादा दिखाई दी, और जो एक शॉप थी हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है उस शॉप के अंदर मौजूद हमें नज़र आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा गया था हुकूमत की जानिब से, जो SOPs दिए गए थे कि शॉप्स वाले जो है
वो सैनिटाइजर्स का जो है बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं लोगों को, लोगों ने मास्क पहन रखे हों, इसके अलावा जो 3 फुट का फासला हो। लेकिन तमाम SOPs हमें मुल्तान में आज वायलेट होते हुए नज़र आए। ऑल्दो आज हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ार खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन गुज़िश्ता हम 2 से 3 हफ्तों पहले से देख रहे हैं तमाम बाज़ार ही तकरीबन ओपन थे। जो हकूमती एहलकार हैं उनके माबैन और ताजरान के माबैन जो है आँख मचोली जारी थी। शटर्स जो है वो ग्राहकों को अंदर भेज कर बंद कर दिए जाते थे। तकरीबन तमाम ही मुल्तान की मार्केट्स खुली हुई थी, लेकिन आज हमने देखा शाम 5 बजे तक ख़रीदारों ने कसीर तादाद में रुक किया मुल्तान के अंदर। जितनी होल सेल मार्केट्स थी उनके अंदर भी कचाकच हमें रच नज़र आया। इसके अलावा जितने भी शहर के पोश इलाके जिसमें कैंट है, हुसैना गई है, बोर गेट है, यहाँ पर ख़रीदारों की कसीर तादाद थी, लेकिन SOPs जो है वो वायलेट होते हुए दिखाई दिए। जी, वो फॉलो नहीं किए जा रहे। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी। हम लिए चलेंगे आपको नाज़रीन अभी लाहौर। शिराज हसनात हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ से मौजूद है। शिराज, जिस तरह मुल्तान की और साउथ पंजाब की सिचुएशन आदिल ने बताई, कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें वहाँ से नहीं आ रही, SOPs फॉलो नहीं की जा रही। दारुल हुकूमत में लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पे भी वही है, और SOPs पर अमल दरामद कौन करवाएगा? कोई क्लैरिटी है? आप वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी को पता है कौन SOPs पर अमल दरामद कराएगा? आदिल, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो 136 के करीब मार्केट्स थी जो लाहौर के ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट को दी थी लिस्ट के ये मार्केट्स हमने हर हाल में खोलनी है। और मैं बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये लॉकडाउन में नमी करके मार्केट्स खोलने का ऐलान किया था, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका था कि उन्हें ये रियलाइज़ था कि अगर उन्होंने ये 4 दिन की भी रिलैक्सेशन ना दी तो किसी भी सूरत वो ताजरों को नहीं रोक सकते और पूरे लाहौर में मार्केटें खासतौर पर पंजाब में खुल जाएंगी। तो मजबूरन ये लॉकडाउन में नमी करते हुए ये खोला गया और इसको मुख्तलिफ प्ली गवर्नमेंट्स ने ली। 54 मार्केट्स का नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर्स ने लाहौर में अनाउंस किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने अपने तमाम अजला में रिस्पॉन्सिबल हैं। पंजाब के 36 अजला हैं और तमाम 36 अजला के डिप्टी कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इस पर मनोअन अमल दरामद करवाना था जैसे ये नोटिफिकेशन इशू किया गया। मगर 54 दुकानें मार्केटें जो लाहौर में खुलनी थी उनकी बजाय 136 की 136 मार्केटें ताजरों ने खोली। इससे पहले भी मार्केटें टू सम एक्सटेंट खुल रही थी मगर वो एक लिमिटेड इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ था और तमाम जो बाकी दुकानें थी उसके बाद दुकानदारों ने और ताजरों ने अपने बोर्ड चिप्सा किए हुए थे कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो ये आके हमसे ले लें और आमतौर पर शटर बंद करके कारोबार किए जा रहे थे जिसकी कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई। तो ये बाकायदा तौर पर जो अगर हम बात करते हैं SOPs के फॉलो होने की तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल कहीं पे SOP फॉलो नहीं हुआ। इवन दुकानदारों ने खुद भी मास्क नहीं पहने हुए थे, ग्राहक तो दूर की बात है, हैंड सैनिटाइजर कहीं नजर नहीं आया और ये सारों पे इंप्लीमेंटेशन DCs ने करवाना था पुलिस के जरिए। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने एफर्ट्स पुट इन नहीं की, इनके बस से बाहर था, इतना ज्यादा क्राउड बाहर निकल आया, इतनी ज्यादा मार्केट्स खुल गई कि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम ये सिचुएशन हो जाएगी। ये यही समझ रहे थे कि जिस तरह फोर्सिबली ये पिछले 45-40 दिन से इंप्लीमेंट करवाते आ रहे थे तो आज भी इनकी मर्जी के मुताबिक इंप्लीमेंट होना था मगर नहीं हो सका और बाकायदा तौर पे तमाम SOPs की खुलेआम वायलेशन की गई। एक और चीज मैं आपसे बताना चलूंगा कि ये शहरी इलाकों की बात कर रहा हूं, अगर मैं दही इलाकों की तरफ जाऊं तो ना ही वहां पे कोई लॉकडाउन है, ना ही वहां पे कोई लॉ इंप्लीमेंटेशन है और ना ही वहां के लोग किसी किस्म के कोई भी SOPs रिगार्डिंग कोरोना या रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ शॉप्स और मार्केट फॉलो कर रहे हैं। जी ठीक, चलें शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक, आपकी तरफ आएंगे। पिशावर की आपने सुना कि पंजाब में ओवरऑल जो सिचुएशन है SOPs वगैरह वहाँ पे फॉलो नहीं किए जा रहे और मैं वैसे आपसे सुनेंगे लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि शायद पिशावर में भी बड़ा मुश्किल ही होगा कि SOPs कुछ फॉलो होंगे। आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन रही वहाँ पर पिशावर में आज? आदिल, जो सूरत हाल लाहौर के शिराज और मुल्तान में आदिल ने बताई तो पेशावर में उससे भी गंभीर तर सूरत हाल आज देखने में आई। ऐसा लग रहा था आज के जैसे कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है और लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, ऐसा तासुर ही नहीं मिल रहा था कि महीने 1.5 महीने तक इस तरह लॉकडाउन था और चीज़ें बंद थी। एक अवाम का जमे गफ़ीर सड़कों पर उमड़ आया था और मार्केटों में पर धावा बोल दिया था। आज तकरीबन 1.5-2 माह बाद पेशावर की यूनिवर्सिटी रोड और GT रोड पर घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा, इंतज़ामिया का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। शाम के बाद जब इस तरह की शिकायत बढ़ गई कि जगह जगह पर ट्रैफिक जैम है, प्लाजे भरे हुए हैं, तो फिर इंतज़ामिया में हरकत में आई और मुख्तलिफ जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, मशहूर ब्रांड्स हैं, उनको बंद करके, क्योंकि वो लोग उस SOPs और एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं कर रहे थे। कहीं पर न ग्राहकों के पास हमने मास्क दे के, ना दुकानदार, न ताजिर, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे। तो 2-3 जो बड़े ब्रांड्स थे उनको बंद करके सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर रिलीज़ करके
खाना पूरी कर दी गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामिया का कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं है। और ख़दशा है कि जो महकमा सेहत और हुकूमत जो है ख़दशा ज़ाहिर कर रही थी कि अगर अवाम ने इस SOPs को फॉलो नहीं किया तो ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट गुज़श्ता 24 घंटे की आई है तो खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 12 अफराद जो है वो कोरोना वायरस का शिकार होकर जा भाग हो चुके हैं, जबकि 206 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये सूरत-ए-हाल वहाँ पे भी गंभीर है। मुख्तसरन बताइएगा कि फिर टाइगर फोर्स कहाँ है? मैंने कल कुछ तस्वीरें देखी, टाइगर फोर्स के कुछ इजलास हुए थे और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। तो वो टाइगर फोर्स जो यहाँ पर हम सुनते आए, टाइगर फोर्स ये कर देगी, वो है कहाँ? क्या ग्राउंड पे कुछ मौजूद है? पंजाब में तो नहीं नजर आ रही, KP में क्या सिचुएशन? देखिए आदिल, अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो टाइगर फोर्स हर जगह पर मौजूद है, काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक टाइगर फोर्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं। अभी 2 दिन कबल ही DC के ऑफिस में उनकी हलबर्दारी हुई और हलबर्दारी के बाद सारी जो टाइगर फोर्स है वो गायब हो गई। कहाँ पे चले गई, उनको क्या जिम्मेदारियाँ हवाले की गई, कौन सा काम करेंगे? सर आपने इब्तिदाइये में बताया कि उनको अभी ये जिम्मेदारियाँ हवाले की जाएगी कि उनको इस SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, लेकिन इस तरह हमने मार्केट्स में भी इस टाइगर फोर्स को नहीं देखा। इस तरह उनको जो पहले जिम्मेदारी हवाले की गई थी कि जो मुतासरीन है, जो मजदूर तबका है, उनको राशन पहुंचाएगी, वो सिलसिला तो अब रुक गया। लेकिन अभी जो दूसरी जिम्मेदारियां है उसमें भी टाइगर फोर्स सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नजर आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। नाज़रीन, आपको कराची लिए चलेंगे। सैयद आरफीन हमारे ब्यूरो चीफ वहां से मौजूद है। आरफीन, आपने सबको सुन लिया होगा, कहीं पे टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में, बल्कि SOPs भी कहीं पे फॉलो नहीं हो रहे। कराची की क्या सिचुएशन? आदिल, अगर आपको तीनों सूबों में टाइगर फोर्स नज़र नहीं आ रही तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि सिंध के अंदर जहां वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तल्ख रिश्ता कायम है इस वक्त, वो यहाँ पे नज़र आ सकती है? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आपको भी पता होगा कि यहाँ पे इसका जवाब नफ़ी में ही आएगा। तो टाइगर फोर्स यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब वो बज़ाहिर लग ये रहा है कि आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन इस वक्त आ गई है सिंध हुकूमत और PTI के दरमियान, जो यहाँ की मुकामी क़यादत है उसके दरमियान। वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो नश्तरबाजी कर रहे हैं। और जो बात जहाँ तक मैं दोबारा कहूँ कि टाइगर फोर्स की है, वो सिर्फ हम अगर मैं सिंध की हद तक बात करूँ, जिस वक्त ये ऐलान भी हुआ था उस वक्त काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था, बल्कि यहाँ तक भी आया था कि शुरू में सिंध हुकूमत ने परमिशन देने की बात हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब की जाने से एक नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद उस दोबारा नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया। तो बज़ाहिर नहीं लगता और कोई आसान मरहला नहीं होगा किसी भी टाइगर फोर्स के लिए यहाँ सिंध के अंदर काम करने के लिए। तो जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त जो सिंध हुकूमत है वही जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो उन्हीं के ज़रिए काम करने की कोशिशें कर रही है। सैयद आरफीन हम न्यूज़ लाहौर से, शिराज हसनात हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा तारिक वहीद मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।